अभी अभी हम देखे कि वार्डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये जो एफ एस कॉस थीटा हम लोग देखे, थोड़ा सोचो कि सपोज कि कोई बॉडी है, उस बॉडी को कोई एक फोर्स इधर को खींच रहा है और सपोज दिस बॉडी अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट एस इन दिस डायरेक्शन और ये एंगल थीटा है, तो आप बोलते हो कि वार्डन इज एफ एस कॉस थीटा। लेकिन और थोड़ा ध्यान से अगर सोचोगे, यहाँ पे एस कॉस थीटा क्या है? एस कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, है कि नहीं? कंपोनेंट ऑफ एस इन दिस डायरेक्शन इज एस कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो क्या है? इट इज एफ इंटू कंपोनेंट ऑफ displacement in direction of F, component of displacement in direction of F। कभी कभार आप लोग भी ऐसे बोलते होंगे, नहीं? Work done by a force is given by force into displacement in the direction of force। और फिर आप कहोगे F डॉट S, या तो कहो F डॉट S या फिर कहो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन पे चलो मानते हैं कि दिस लेंथ इज, सपोज दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज B, this length is C, this is a force F pushing the body from A to B. Just for sake of understanding, the force F pushes the body from A to B. Find work done by F। मुझे निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय F। बॉडी को A से B तक पुश करके लेने में व्हाट इज द वर्क डन बाय F। विल गो फॉर कन्वेंशनल फार्मूला, देन वी विल सी आवर शॉर्टकट फार्मूला और स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला। कन्वेंशनल फार्मूला क्या कहता है? सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ऐसा होता है, जो वर्क डन होगा इट इज F डॉट S। वर्क डन इज F dot S, and how you find it? By Fs cos theta। अच्छा, यहाँ पर F कितना है? F तो F है, दिया गया है फोर्स F। S कितना है? A से B तक कितना है वो? C cos थीटा। फोर्स A से था, डिस्प्लेसमेंट A से था, कौन सा एंगल थीटा होगा? ये एंगल थीटा होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फोर्स वाज लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट वाज लाइक दिस, उनके बीच में एंगल थीटा कौन सा है? ये एंगल है। सो इट इज FC cos थीटा। हाँ, अब देखो तो ये ट्रायंगल में व्हाट इज C cos थीटा? आई राइट cos थीटा इज A by C, जबकि आप कहोगे cos थीटा क्या है? B by H। cos थीटा इज B by H। B मतलब बेस कितना है? A। H मतलब C। तो cos थीटा की जगह A by C लिखो, तो AFC A by C कितना हो गया? FA। तो work done by the force in moving this body from here to here is F into A। Now ये सारा चीज को हम लोग एक साथ में देख सकते हैं। हम पहले देख नहीं रहे थे बोल के इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, अब हम एक साथ देख के समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि the work done is given by F into component of displacement in the direction of force। पूछा गया what is the work done by F। ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेने में, इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में कितना गए हैं, इस डायरेक्शन में कितना गए हैं, F A, तो हम कहेंगे F into A हो गया वर्क डन, जो कि अल्टीमेटली कमिंग आउट। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir।
Now I hope you are able to follow this statement here. F into component of displacement in direction of F. जब बॉडी को यहां से यहां तक पुश करके लिए, फोर्स के डायरेक्शन में कितना गया? फोर्स के डायरेक्शन में तो ए ही गया है। अरे क्या निकल गया? अच्छा, ए ही गया है फोर्स की डायरेक्शन में, यहां से यहां तक गया, मतलब इस डायरेक्शन में गया ए। तो 1/f इज इक्वल टू एफ इंटू ए। तो स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? जो देखो आ रहा है, आ गया समझ में? हाँ, चलो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, बस समझ में आया तो बोलना। जैसे मैं बताऊं कि सपोज हियर इज ए रूफ फ्रॉम व्हिच a ball is projected like this. The ball is projected like this, ऐसे गया, आया, गिरा जमीन पे, somewhere here. और डाटा दिया गया है। क्या डाटा दिया गया है? दिया गया है कि this is what is ground and this is what is the height of the roof. और ये दिया गया है कि ये हाइट है 10√3 मीटर और ये दिया है 10√3 मीटर। A ball projected from A falls at B. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है a ball of mass 2 kg 2.5 kg projected from A falls at B. Find work done by gravity. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी जानने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूला है हमारे पास टू नो दी वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलिए कोशिश करिए। दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग। तो फोर्स कैसा था? रास्ते में ऐसा था। और डिस्प्लेसमेंट कैसा था? द डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इज फ्रॉम ए टू बी, चाहे रास्ता कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी। दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई आपका डिस्प्लेसमेंट। नहीं, अगर मुझे निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल पुल, मतलब वेट। नहीं, वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेट। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स is nothing but 2.5 into g, that is equal to 25 Newton। mg होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg is equal to mg। g को हम लोग 10 लेते हैं तो हो गया 25 न्यूटन। इस फोर्स के चलते, फोर्स कैसा? दैट फोर्स थ्रू आउट द मोशन वाज डायरेक्टेड लाइक दिस, है ना, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। इस फोर्स के चलते यहां से यहां तक आने में कितना वर्क हुआ? देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या था? s। फोर्स हरदम ऐसे था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे था। डोंट थिंक ऑफ द डिस्टेंस, थिंक ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और हमारा तरीका क्या कहता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बॉल यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? क्या बता सकते हो? 10 मीटर ओनली। अगर इसको और भी टेढ़ा करके फेंकते, ऐसे जाके आता, तब भी तो वही होता है कि नहीं? जब तक यहां से निकल के यहां पर गिर रहा है, अब कैसे भी फेंको, पाथ अलग अलग होगा, लेकिन द डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम and the displacement in the direction of force will also be same। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर फोर्स हमें मिल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 25 न्यूटन। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। s cos थीटा क्या निकालना है? ये इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मत देखो कि कितना दूर गया है, कितना टेढ़ा गया है। फोर्स की डायरेक्शन में कितना गया है? 10 मीटर, सो इट इज 10 मीटर। तो वर्क डन इज Fs cos थीटा व्हिच इज 25
इंटू 10 इज 250 जूल्स। क्या ये चीज सबको समझ में आया? समझ में आ गया ना? दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 250 जूल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो मुझे आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। यू हैव टू आंसर दिस। क्या दिया है ऐसे, ठीक है, यहां पर दिया गया है दिस लेंथ इज गिवन 12 मीटर, दिस लेंथ इज गिवन 5 मीटर, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 13 मीटर। ओके, द ब्लॉक इज टू बी पुश्ड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और यहाँ पर सोचो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है, और कोई एक फोर्स इसको ऐसे पुश कर रहा है। ये 20 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का है, और ये 10 न्यूटन का है। वेट ये है, वेट इज mg, जो कि 10 न्यूटन का है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 1 kg। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पे कोई एक 30 न्यूटन का फोर्स और एक 20 न्यूटन का फोर्स, दोनों मिलके ये 1 kg के मास को खींचते हुए ए से बी तक ले गए। ठीक है, ए से बी तक ले गए। क्वेश्चन क्या दिया है? इन फिगर शोन the 1 kg block was pushed from A to B, was moved from A to B, was moved from A to B। ठीक है, फाइंड, इसको आप F1 कहो, इसको आप F2 कहो। वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय F1, F2 एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो? Yes, sir. कोई ब्लॉक को A से B तक पुश कर लिया गया बाय 3 फोर्सेस, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 1 kg का ब्लॉक था। व्हाट इज द वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2 एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। ध्यान में रखना, बाय ग्रेविटी पूछा है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड इट आउट। देखते हैं कौन सबसे पहले बनाएगा। तरीका बहुत आसान है। आपके पास वर्क निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। एक तो हुआ F डॉट एस, तकियानुसी फॉर्मूला। दूसरा हुआ एफ एस कॉस थीटा, एफ निकालो, एस निकालो, कॉस थीटा निकालो। तीसरा स्मार्ट फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग चेक करो मेरा आंसर सही है कि नहीं। अगर लगा कि मेरा आंसर गलत है तो आपका आंसर गलत है, अगर आपको लगा कि मेरा आंसर सही है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, उल्टा सोचना। चलिए देखते हैं। देखो तो यहां पर वर्क डन बाय 30 न्यूटन बाय F1, फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप क्या कहोगे? 30 न्यूटन इंटू
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ F1? 12 मीटर। यस, आप यहां से यहां तक लिए हो तो इधर को कितना गए हो? 12 मीटर। ओहो, इट इज कमिंग आउट टू बी 360 जूल्स। work done by F2, it is again F2 is 20, and what is the displacement in the direction of F2? इधर को कितना गया? 13। कितना सिंपल है, it is 260 जूल। बाकी रह गया work done by gravity, gravity मतलब 1g और mg, ऐसे लिखो तो कितना हो जाएगा? mg मतलब 1 into g है, into what is the displacement in this direction? जब वो यहाँ से यहाँ तक गया, नीचे की तरफ कितना गया? नीचे कहाँ गया? ऊपर की तरफ गया है। यहाँ से जब यहाँ पर गया है, ऊपर की तरफ 5 मीटर गया है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, नीचे की तरफ कितना गया? हाँ, ऊपर की तरफ 5 मीटर गया, तो नीचे की तरफ -5 मीटर गया है। हो गया ना? So how much it is coming out to be? -50 joules। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल वाटर, जोड़ दो 360 प्लस 260 माइनस 50। समझ में आया? यस सर। दिस इज व्हाट इज द थिंग। ठीक है, खैर आज की क्लास में हम लोग देख लिए ढेर सारे मेथड टू फाइंड आउट द वाटर बाय डिफरेंट फोर्सेस। एक न्यूमेरिकल की क्लास ले लेंगे, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, देखेंगे। बट वी वांट टू सी नाउ लिटिल डिफरेंट थिंग। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो वाटर बाय फोर्स हम समझ लेते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स अगर समय के साथ बदल रहा है तो कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द वाटर व्हेन द फोर्स इज चेंजिंग, मे बी विथ टाइम, मे बी विथ पोजीशन। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ से कोई एक आयरन ब्लॉक को खींचने लगा। जैसे जैसे आयरन ब्लॉक पास आने लगेगा, इसका फोर्स उसके ऊपर बढ़ने लगेगा। Now force is getting stronger and stronger. पूछा गया what is the water by magnetic force? The force was not constant कि हम force into displacement कर देंगे। अगर force into displacement करेंगे तो कौन सा force लेंगे? अलग अलग जगह पे अलग अलग force था। ऐसा केस में how to find out how much is the water? समझ में आया? चलिए, तो हम अभी आपको बताना चाहेंगे work done by a variable force, work done by a variable force। कोई वेरिएबल फोर्स से क्या बात होता है, ये आपकी स्कूल बुक में नहीं है। दिस इज नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल बुक। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है बाय ये वेरिएबल फोर्स, जैसे मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ही ले लेता हूं। सपोज हम कहेंगे ये मान लो कि एक सपोज मान लेते हैं कि ये कोई एक मैग्नेट है एंड हियर इसके सामने हम कहेंगे कि ऐसा शेप का एक ग्लास ट्यूब है। सपोज ऐसा शेप का एक ग्लास ट्यूब है। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। यू कीप ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ आयरन somewhere here, it's a iron block. This iron block is being pulled, this iron block is being pulled by the magnet। obvious है कि ये आयरन ब्लॉक को जब आपका मैग्नेट खींचने लगेगा, ये ऐसा 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 ही आएगा। there is no other way, it has no choice, रास्ता फिक्स्ड है। it is a called constrained path motion, ये constrained path में ही आने लगेगा। अलग अलग पोजीशन पे आयरन ब्लॉक पे अलग अलग फोर्स आ रहा है। जब वो आयरन ब्लॉक ऐसे था, हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स आ रहा था। जब वो ऐसे था, फोर्स कुछ ऐसा आ रहा था। एंड द फोर्सेस वर डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। और जैसे जैसे ये पास आने लगा तो फोर्स तो और स्ट्रॉन्गर होने लगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन ब्लॉक वाज नॉट कांस्टेंट। अब पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयरन ब्लॉक? had it been a constant, हम लोग क्या करते, सीधा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देख लेते, F डॉट S कर लेते। नहीं, F डॉट S होता वर्क डन, लेकिन यहां पर तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अब वर्क कैसे निकालेंगे? अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो आयरन ब्लॉक जब यहाँ पे था
क्या फोर्स था पता करेंगे। फिर देखेंगे जब ये थोड़ा सा कुछ आया, सपोज इट मूव से स्मॉल डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस जब आएगा कितना वार्क होगा, इतना स्मॉल डिस्टेंस है कि वी कैन अस्यूम द फोर्स इज ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट। Suppose this block moves over a small distance of 0.00001 millimeter. उतना स्मॉल डिस्टेंस में मैग्नेटिक फोर्स में ऑलमोस्ट कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखेंगे यहां से यहां तक आने में कितना वार्क हुआ, फिर इससे जैसे आगे आए फिर से फोर्स बदलेगा, फिर कितना वार्क हुआ, तो यहां से यहां तक आने में कितना वार्क हुआ, यहां से यहां तक आने में कितना वार्क हुआ, यहां से यहां तक आने में कितना वार्क हुआ, ऐसे सारे छोटे छोटे वार्क निकाल के जोड़ देंगे तो हमें टोटल वार्क मिल जाएगा। लेकिन चीज आसान नहीं, इट नीड्स कॉन्सेप्ट्स। अगर इतना छोटे छोटे वार्क निकालना चाहेंगे तो यहां से यहां तक आने में यू हैव टू फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल वार्क। हाउ टू कैलकुलेट दैट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैलकुलस और इंटीग्रेशन। लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से करेंगे। विल गो फॉर द फंडामेंटल मेथड्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन? समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इट्स ए प्रोसेस ऑफ समेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल चाहते वार्नर विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको बच्चों वाली फिजिक्स चाहिए, वो हाइफन वाला नहीं चाहिए। चलिए तो देखते हैं। when force acting on a body changes, the work done is given by W is equal to summation of Fi dot dsi, where dsi is a small displacement of point of application along the path समझ में आ रहा है? DSI क्या हुआ? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन along the path, ये इस रास्ते में आ रहा है। अगर हम कहेंगे कि कोई बॉडी ऐसा रास्ते में आ रहा है, रास्ते में आते वक्त यहाँ पर से आते वक्त मान लो फोर्स ऐसे था, ये है Fi, I go for a small displacement dsi in the along the path, और देखेंगे कितना वार्क हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में। ऐसे सारे छोटे छोटे वार्क निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल वार्क हमें मिल जाएगा। ये पार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं। Fi dsi मतलब समेशन ऑफ, इसको पढ़ते कैसे हैं? समेशन ऑफ Fi dsi मतलब F1 डॉट ds1, F2 डॉट ds2, F3 डॉट ds3। अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स है, कभी F1 कभी F2 कभी F3 कभी F4। जहां पर F1 था वहां पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए ds1, कितना वार्क हुआ? F1 डॉट ds1। जहां पर F2 था वहां पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए, कितना वार्क हुआ? F2 डॉट ds2। सो गो ऑन रीडिंग देम। Fi डॉट dsi का मतलब हुआ F1 डॉट ds1 प्लस F2, हम लोग लिखते थे ना समेशन ऑफ mi xi, मतलब क्या है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। सिमिलरली हियर इट इज F1 डॉट ds1, F2 डॉट ds2, F3 डॉट ds3, लाइक दिस। क्या ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूं, आप कर लोगे। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखो, थोड़ा समय लेंगे बट देन यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट हियर। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक क्वार्टर ऑफ ए सर्किल ऐसे रखा हुआ है जिसका रेडियस r है। ये क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है जिसका रेडियस r है। This is what is a circular path of radius r। अब क्या है कि यहाँ पे कोई एक सपोज I say a bead is connected here। I say a bead, something which can move along this is,
ठीक है, ये चीज जो है इसमें मूव कर सकता है। मतलब आप चाहो तो इसको इस लाइन में ऐसे 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 करके मूव करवा सकते हो। इट कैन मूव। नाउ इट वाज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय सेवरल फोर्सेस। मैं कुछ फोर्सेस आपको दिखा रहा हूँ। सपोज हम कहेंगे इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहे हैं जिनका नाम है एफ ए बी सी डी, ऐसे करके लिखता हूँ। चलिए मानते हैं कि एक फोर्स आ रहा है ऐसे, आई गिव इट, और एक फोर्स आ रहा है ऐसे, आई कॉल दिस फोर्स इज एफ ए, ये फोर्स है एफ बी। चलिए मानते हैं इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है एफ सी, और एक फोर्स आ रहा है ऐसे, I call these forces FD. You see there are four forces acting on this body. ये बॉडी के ऊपर 4 फोर्स आ रहे हैं। ये चारों फोर्स का डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। डायरेक्शन कैसा है इन फोर्सेस का? ये जो एफ ए है इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, ठीक है। एफ डी है इट इज ऑलवेज टैंजेंट टू द पाथ। एफ बी है, एफ बी इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड एफ सी है, एफ सी इज ऑलवेज वर्टिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे करके 4 फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। देयर आर 4 फोर्सेस, और ये बॉडी को मूव करके ले जाते हैं कहां से कहां तक? दे आर टेकिंग इट फ्रॉम से ए टू बी। मुझे पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इन फिगर शोन द बिड was moved from A to B by 4 forces, each of magnitude F नॉट। हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड F नॉट है, ठीक है। एफ ए का भी मैग्नीट्यूड F नॉट है, बी का भी F नॉट है, एफ सी का भी F नॉट है, डी का भी F नॉट है। each of magnitude F नॉट, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ लिखना है। ये जो 4 फोर्स है, चारों का मैग्नीट्यूड F नॉट है। डायरेक्शन ऑफ F A is always along the radius or always radial, देखो जैसे दिखाया गया है along the radius। FB is direction of FB is always horizontal। डरना बना है, आपको कंसेप्ट देना मेरा काम है। FC कैसा है? is always tangential and FC is tangential। ये कौन सा है? ये FD है। अच्छा तो ठीक है, FC is always vertical and FD is always tangential, सर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। एकदम खतरनाक नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के थ्रू से आपकी कंसेप्ट में बताना चाहता हूँ।
यू वांट टू बाईपास इंटीग्रेशन, जो 11th वाले करते हैं, किसी को भी पूछोगे वो लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग फंडामेंटल तरीके से करेंगे। फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स। ठीक है, देखिए यहां पर 4 फोर्स है, एफ ए, एफ बी, एफ सी एंड एफ डी। ये चारों मिलके इस बॉडी को यहां से यहां तक ले गए और हमें पता करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच फोर्स। डाटा दिया गया है कि हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F0 और डायरेक्शन एफ ए हरदम along the radius है। मतलब जब यहाँ पे आके पहुंचेंगे एफ ए कैसे होगा, एफ ए विल बी somewhat in this direction। एफ बी कैसे होगा, इट विल बी लाइक दिस। एफ सी कैसे होगा, नीचे की तरफ। एफ डी कैसे होगा, टेंजेंशियल। आर यू गेटिंग? तो चारों फोर्स का डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है। पूछा हर एक फोर्स से क्या वर्क हुआ। तो सर वर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इफ द फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन इज F डॉट S। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, दैट इज अदरवाइज F इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग, देन व्हाट यू डू, इट इज समेशन ऑफ Fi डॉट DSI। अभी फॉर्मूला देखिए, उस फॉर्मूला का यूटिलिटी के बारे में बता रहा हूं। आज की रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी स्पेंडिंग ऑन दिस, यू प्लीज गिव अटेंशन, ताकि आप अगले क्वेश्चंस को भी कर पाओ। पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन कौन कांस्टेंट फोर्स है, कौन कौन वेरिएबल फोर्स है। कोई फोर्स कांस्टेंट तब होगा क्योंकि वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। नहीं, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, तो हम उसको कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। सोचते हैं जब ये बीड यहां से निकल के कुछ यहां पे आ चुका है, यहां पे आ चुका है ये बीड, तब अगर मैं सारा फोर्सेस को दिखाना चाहूंगा तो कैसे दिखाऊंगा। एफ ए कैसा है, along the radius, है ना, एफ ए विल बी लाइक दिस। एफ बी कैसा है, एफ बी इज हॉरिजॉन्टल, ये एफ बी है। एफ सी कैसा है, एफ सी इज वर्टिकल, एफ सी ऐसा है। एफ डी कैसा है, एफ डी इज टेंजेंशियल। क्या कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड बदला है? नहीं बदला है। जैसे हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। हाँ, किसका डायरेक्शन बदल गया है? क्या एफ बी पहले इधर को था, अभी इधर को है? हाँ है। तो एफ बी कांस्टेंट फोर्स हुआ कि वेरिएबल फोर्स हुआ? कांस्टेंट फोर्स हुआ। व्हाट अबाउट एफ ए, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। पहले ऐसे था, शुरू में ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो जाए। डायरेक्शन ऑफ ए इज चेंजिंग, एफ ए इज ए वेरिएबल फोर्स। नहीं, और व्हाट अबाउट एफ सी? एफ सी इज कांस्टेंट। व्हाट अबाउट एफ डी? तो पता चल गया कि भाई साहब यहाँ पे तो एफ ए एंड एफ डी आर वेरिएबल फोर्सेस, एफ बी एंड एफ सी आर कांस्टेंट फोर्सेस। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क निकालना बहुत आसान है। एफ बी के लिए क्या वर्क होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ बी? एफ बी इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ बी। हाँ, इधर को गया है आर, क्योंकि क्वार्टर पे सर्किल है और आपको मालूम है कि दिस रेडियस इज आल्सो इक्वल टू आर। तो जो आप यहां से यहां तक गए, इस डायरेक्शन में कितना गए आर, तो एफ बी के चलते वर्क होगा एफ बी इनटू आर। व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ सी? A into minus R. एफ सी इनटू दैट इज एफ जीरो। एफ सी का मैग्नीट्यूड कितना है? एफ जीरो। हर एक का मैग्नीट्यूड एफ जीरो बोला है। इट इज एफ जीरो इनटू एफ सी के डायरेक्शन में कितना गया, नीचे की तरफ कितना गया, यहां से यहां तक गया, तो नीचे की तरफ कितना गया, नीचे कहां गया, ऊपर गया है आर, तो नीचे की तरफ कितना गया, माइनस आर। वर्क डन बाय एफ सी विल बी माइनस एफ जीरो आर, है कि नहीं? बाकी रह गया एफ ए एंड एफ डी, ये दोनों को पता करना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को समझ गए। हम बारीकी से एक एक करके कुछ अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन here, the magnitude and directions of the forces कौन सा फोर्स? एफ सी एंड एफ बी। एफ बी एंड FC are constant,
therefore आप कहोगे डी therefore work done by FB is equal to magnitude of FB into displacement in direction of FB. FB का मैग्नीट्यूड क्या है? F0। FB के डायरेक्शन में कितना दूर गया है? FB कैसे था? थोड़ा ध्यान से देखो। FB was like this, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस डायरेक्शन में कितना दूर गया है? It is R, so you see it is R. Work done by FC is equal to magnitude of FC into displacement in direction of FC. मैग्नीट्यूड ऑफ FC क्या है? हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड F0 दिया है। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ FC, FC कैसे था? FC नीचे की तरफ था। जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, नीचे की तरफ कितना गया? -R। इनफैक्ट ऊपर की तरफ R गया, तो नीचे की तरफ -R गया है, तो इट इज -R। तो ये था हमारा F0R, ये हो गया -F0R। As shown, rest two forces कौन कौन? FB और FC गए। FA and FD change directions, so they are variable forces. अब मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय FA। फिगर को दोबारा देखिए, बाकी सारा फोर्स को मैं भूल गया, मुझे निकालना है वर्क डन बाय FA। बाकी फोर्स से मेरे को कोई मतलब नहीं है। FA कोई एक फोर्स था जो दिखने में शायद कैसा था? इट वाज समथिंग along the radius। ओके, इट वाज along the radius। मान लो कि ये ब्लॉक यहाँ पे था और इसके ऊपर आप जानते हो जो FA है, इट वाज एक्टिंग along the radius, इट वाज somewhere here in this direction। और हम क्या करना चाहते हैं? जब फोर्स F1 था, I want to go for a small displacement DS1। समझ में आ रहा है क्या? हम कहेंगे ये FA1 डॉट DS1, FA2 डॉट DS2। Are you getting? मैं क्या करना चाहता हूँ? फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू समेशन ऑफ FAI डॉट DSI, है कि नहीं? FA1 डॉट DS1, FA2 डॉट DS2, FA3 डॉट DS3, लाइक दिस। यहाँ पर मैं दिखाया हूँ आपको FA1 DS1। जब मैं इसको और थोड़ा आगे ले लूंगा, वहां पे दिखाऊंगा कैसा? मैं दिखाऊंगा, सपोज यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे जो आपका FA2 है, इट विल बी लाइक दिस, एंड करेस्पॉन्डिंग DS2 विल बी लाइक दिस। समझ में आया? हम निकालना चाहते हैं FA2 DS2 एंड सो ऑन, ये सारा जोड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज FA1 डॉट DS1, FA2 डॉट DS2, ऐसे करके लिखेंगे, सारा जोड़ दें? नहीं, ऐसे इनफाइनाइट थिंग्स आएंगे और जोड़ेंगे। FA1 डॉट DS1 लिखते वक्त कैसे निकालते हैं? FA1 का मैग्नीट्यूड DS1 का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। क्या आप देख के बता सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन FA1 एंड DS1? 90 डिग्री। FA1 इज अलोंग द रेडियस, DS1 क्या था? ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ। मैं पहले भी बता चुका हूं, स्टेटमेंट देते वक्त मैं बहुत ही केयरफुल रहता हूं और मैं आपको क्लियरली दे चुका हूं। क्या था ये DSI? ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स along the path।
समझ में आ रहा है क्या? उस रास्ते में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसी रास्ते में लेंगे, वही तो कर रहे थे हम लोग। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब अलोंग द पाथ ही आ रहे थे हम लोग, और देख रहे थे कितना वर्क होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान रहे, DSI इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलना काफी नहीं है, अलोंग द पाथ बोलना जरूरी है। ठीक है, अलोंग द पाथ है। तो ये हमें पता चल गया कि F0 DS1 cos FA1 DS1 के बीच में एंगल 90 डिग्री प्लस FA2 डॉट DS2 क्या होगा, F0 इसका मैग्नीट्यूड, DS2 का मैग्नीट्यूड DS2 कुछ होगा इनटू cos 90, ऐसे जोड़ते जाओ, cos 90 कितना होता है, 0। बहुत सारे जीरो को जोड़ो तब भी 0 ही होता है ना? Yes. So what is the total work done by FA? It is coming out to be 0. Work done by FA is 0. क्या सबको समझ में आया? Yes. Now we want to find out work done by the last force FB. Work done by FB कैसा था, टेंजेंशियल था सर FD। अच्छा, FD was also a variable force। ये फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, आप मेरा मदद करना बनाने में। ये आपको समझ में आना चाहिए ऐसा। अब मान लो कि यहाँ पे वो ब्लॉक रखा हुआ था, यहाँ पे कुछ फोर्स था, कितना फोर्स था, the force was, say it was FD1, और हम कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट DS1। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जब वो आके यहाँ पे पहुंचा, FD2 कुछ ऐसे रहेगा एंड DS2 वो भी तो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज DS1 DS2 ये सब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स along the path, है कि नहीं? अच्छा, तो बात कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे हम ये ब्लॉक को ले रहे हैं और हमें पता करना है वर्क डन। तो कहेंगे वर्क डन बाई FD इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ FDI डॉट DSI, एंड इसको अगर एक्सपांड करेंगे ये मिलेगा FD1 डॉट DS1 प्लस FD2 डॉट DS2, है ना, प्लस एंड सो ऑन। FD1 डॉट DS1 कैसे निकालेंगे, FD1 का मैग्नीट्यूड, DS1 का मैग्नीट्यूड, कोई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस स्मॉल लेंथ, नहीं, कोई एक डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, तो DS1 इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0, both are in the same direction, प्लस दूसरे के लिए F0 DS2 cos 0 and so on, F0 DS3 cos 0, ऐसे ही लिखते जाना, लेकिन ज्यादा मत लिखना, ये ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क मिलने वाली चीज नहीं है, एक दो टर्म लिख के छोड़ देना। अब cos 0 तो 1, अगर cos 0 1 है तो हमारा काम आसान हो गया। तो सोचो तो अब कैसे निकालेंगे हम कहेंगे इसमें let us complete it, that is equal to cos 0 तो 1 है, it is F0 DS1 plus F0 DS2 and F0 DS3। अच्छा, ऐसा करके चीजें निकलने लगे हैं, DS2 plus and so on। इसमें से F0 goes common, what is left inside, DS1 DS2 and so on। थोड़ा सोचो तो, F0 DS1 क्या है, यहां से यहां तक, DS2 यहां से यहां तक, अगर हम यहां से यहां तक DS1, यहां से यहां तक DS2 DS3 DS4 सबको जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, what does this give, this entire length, because DS1 is the small length from here to here, DS2 the small length from here to here, DS3 from here to here, DS4 from here to here, small lengths। ये सारे छोटे छोटे लेंथ को अगर जोड़ देंगे यहां से यहां तक, पूरा सर्किल होता तो मुझे मिलता 2πr, है कि नहीं।
ये तो क्वार्टर सर्किल है, कितना मिलेगा 2πr/4। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? Yes. 2πr/4। तो सिंप्लीफाई करें तो इट इज पाई f0r/2। तो वर्क डन बाय FD इज पाई f0r/2। क्या आपको इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस समझ में आया? समेशन ऑफ fi.dsi, वो चीज मैं बताना चाहता था। समझ में आया क्या? ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। तो हमें अब वर्क कैसे निकालते हैं भाई, ये वेरिएबल फोर्स समझ में आ गया। अच्छा चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग around a nucleus in a circular path of radius r experiences a force F towards or F0 towards nucleus. Find work done by this force in one revolution। एक बार घूमने में कितना वर्क होगा बाय दिस फोर्स हमें पता करना है। बाय दिस फोर्स कितना वर्क होगा एक बार घूमने में, हमें वो पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है। ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये है जो कि घूम रहा है। ऐसे दिया है रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू r and the electron is experiencing a force. You know that force is the force between the negative charge and the positive charge. इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, बोल रहा है एक बार जब तक इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा what is the work done by this force? Before we go for any calculation, first we want to know the force here in play is a constant force or a variable force. ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अकॉर्डिंगली दिमाग लगाएंगे ना। कांस्टेंट होगा तो F.S नहीं, और वेरिएबल होगा तो फिर समेशन ऑफ fi.ds है। तो ये जो फोर्स है दिया है मैग्नीट्यूड F0 है, तब जब यहाँ पर था F0 है तो अब यहाँ पर होगा तब भी F0 होगा। क्या ये दोनों फोर्स बराबर है? हाँ सर, मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन आर डिफरेंट। सो द फोर्स इज चेंजिंग। तो क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर force is variable as its direction is changing। डायरेक्शन बदल रहा है तो फोर्स वेरिएबल है। अच्छा ऐसा है, फोर्स इज वेरिएबल बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, तो वर्क डन is nothing but summation of fi.dsi. If I consider a small displacement ds1 from here to here, तो आप इसका मतलब क्या निकालते हो? मतलब ये है कि it is f1.ds1 नहीं, f2.ds2 नहीं, like this you go on finding f1 यहाँ पे f1 तो था f1, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड है f0। ds1 कितना है? वो भी ds1 है दिए हैं। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90
यस, नहीं, इट इज F0 DS2 cos 90, ऐसे करके जोड़ते हुए जाएंगे आगे, है कि नहीं? तो क्या मिलेगा देखो तो, cos 90 0, तो दिस होल थिंग कम्स आउट टू बी 0। तो लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? विल राइट ओवर any displacement, any small displacement along the circle, along the circle, the force is perpendicular to the displacement. Therefore, जब फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो कोई वर्क नहीं होता है। Therefore, no work is done by F0। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay, let me give you one more case. नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, on a rough horizontal floor, a block of mass m is sliding in a circle of radius r, sliding in a circle of radius r by a thread. The coefficient of friction, coefficient of friction is mu, fine, work done by frictional force, frictional force in one revolution। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आप लोग समझदार हो तो मैं थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। First of all, done by the frictional force in one complete revolution, one complete revolution में what is the work done by the frictional force? क्या दिया है? कोई एक ब्लॉक किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, और इसके साथ एक थ्रेड बंधा हुआ है। दिस इज व्हाट इज द ब्लॉक जिसको ये घुमा रहा है ऐसे, ठीक है, स्विंग करके घूम रहा है। ये ब्लॉक ऐसा एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। इट इज बीइंग कनेक्टेड बाय ए थ्रेड। आर यू एबल टू एक्सपीरियंस द सिचुएशन? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहे हैं और ऐसा ऐसा काम चल रहा है। पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल फ्लोर क्या होता है? फ्लोर क्या होता है मालूम? मतलब सर यहाँ पे क्या है? हाँ, यहाँ पे क्या है वही तो समझ में आया कि नहीं आया, मैं पूछ रहा था। मैं थोड़ा फिगर को दोबारा नहीं करूंगा तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लो तो ऐसा क्यों दिख रहा है। तो इमेजिनेशन की कमी है। मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। इनफैक्ट ये ऐसा है, ये टेबल है,
दिखा, ये टांग है उसका, ठीक है। अब ये इस टेबल पे ऐसे घूम रहा है, अब समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? ये इस टेबल के ऊपर कोई चीज घूम रहा है तो ऐसे ही तो दिखेगा, है ना? नीचे से आप देख रहे हो तो सीधा ऊपर से देखोगे तो गोल गोल दिखेगा, ठीक है। तो ये टेबल है, ये उसका टांग है, इसका टांग मत खींचो, अब ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये टांग है उसका, और एक टांग थोड़ा बड़ा नहीं है, वो दिखता ऐसा है लेकिन सब सही है। तो ये टेबल के ऊपर घूम रहा है। पूछा व्हाट डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, पहले बताओ कि उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, हम जानते हैं म्यू इंटू आर होता है, स्लाइड कर रहा है तो म्यू इंटू आर, आर कितना है यहाँ पर? mg, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? कोई ब्लॉक फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है तो mg हो गया नॉर्मल रिएक्शन। कोई ब्लॉक फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है तो उसके पीछे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो mg के बराबर आएगा, है कि नहीं? n will be equal to mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? म्यू इंटू n, याद है कि भूल गए? याद है, तो इट इज म्यू mg, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज म्यू mg। अच्छा, ये जो म्यू mg फोर्स आ रहा है, अगर ब्लॉक इधर को स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होता है। अब आपको सोचना है और बताना है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह हो रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है कि वेरिएबल फ्रिक्शनल फोर्स है? व्हाई वेरिएबल? म्यू mg तो हर जगह है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। जब ब्लॉक इधर से जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था, इधर से जा रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा था, इधर से जा रहा था तो ऐसे था। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू द सरफेस, है कि नहीं? अच्छा, ये बात है। तो चलो देखते हैं, व्हेन हियर समवेयर द फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक दिस, द ब्लॉक इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। कितना दूर जा रहा होगा? सपोज हम कहेंगे ds1, जब फ्रिक्शनल फोर्स है F1, फोर्स पीछे की तरफ, ब्लॉक आगे की तरफ। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम देखेंगे यहां से यहां तक जाने में व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फिर यहां से यहां तक जाने में, फिर यहां से यहां तक जाने में, सारे वर्क निकाल के जोड़ देंगे तो हियर फ्रिक्शनल फोर्स इज चेंजिंग डायरेक्शन। तो वर्क निकालने की तरीका हो गया समेशन ऑफ fi डॉट dsi, समेशन ऑफ fi डॉट dsi, फॉर्मूला लगाए तो इट इज f1 ds1, f1 डॉट ds1, f2 डॉट ds2 एंड सो ऑन। सब कुछ निकालेंगे और जोड़ देंगे, सब कुछ निकाल के जोड़ देंगे, हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इट इज f2 डॉट ds2 एंड सो ऑन, ये सबको जोड़ दिया जाए। अच्छा, ये बात है। तो f1 का क्या मैग्नीट्यूड है? इट इज म्यू mg ds1 मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds1, तो हम लिखेंगे ds1, नहीं ds1 ही लिखेंगे। सो इट इज इक्वल टू ds1, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली दूसरे के लिए म्यू mg ds2 cos 180 डिग्री एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? म्यू mg1 cos 180 इज -1, सो माइनस म्यू mg ds1 माइनस म्यू mg ds2, ऐसे करके आगे चलेंगे, लिखेंगे इट इज इक्वल टू माइनस म्यू mg ds1 माइनस म्यू mg ds2 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए जाएंगे, ठीक है ना, ds3 एंड सो ऑन। तो इसमें से तो माइनस म्यू mg तो गया बाहर, अंदर रह गया ds1 ds2। है कोई इंटेलिजेंट बताएगा इसका वैल्यू क्या है? यस, देखो समझ में आ गया आप लोगों को। ds1 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ds2 ds3 ds4 सबको जोड़ो, टोटल लेंथ इज नथिंग बट 2 पाई r, क्योंकि रेडियस r दिया हुआ है तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई r माइनस
म्यू एम जी इंटू 2πr। तो जो आंसर आपका आया और नेगेटिव आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आया का मतलब क्या है? वर्क इज रियली डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स? अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा था, ये जबरदस्ती आगे जा रहा था। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस मच। क्या मेरे क्वेश्चन समझ में आया आपको? इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद। गेट रेडी फॉर द टेस्ट।